जय हिंद। दोस्तों, ये कह करके मैं आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूंगा कि सेबी की जो स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट थी वो आ गई है। और उस रिपोर्ट में हमने ये देखा है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड एएमसी ऐसा कहते हुए नजर आ रही है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को 25% या 50% लिक्विडेट करने में लगभग 60 दिन तक का समय लग सकता है। अब सवाल आता है कि फिर 60 दिन का समय क्यों? जब सारे स्टॉक्स आपके पास हैं तो सेल आउट करके हमें हमारा पैसा आप दे सकते हैं, तो फिर 60 दिन का समय क्यों लग रहा है? और ये भी जो बातें कही जा रही है वो ओनली फॉर थ्योरी के बेस पर है। ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं है। नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको प्रैक्टिकल में कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम थ्योरी में भी जवाब उसका समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई कार या बाइक है, उसे अगर बहुत तेज रफ्तार से चलाया जाए तो दुर्घटना होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसी कार या बाइक को आराम से चलाया जाए, नियंत्रण में चलाया जाए, तो हम शायद दुर्घटना को भी टाल सकते हैं। ये तो होती है थ्योरी। लेकिन दोस्तों, हमेशा थ्योरी और ये जो प्रैक्टिकल है इसमें कुछ अंतर भी होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड एएमसी ये कह रही है थ्योरी के बेस पर कि हमें अपने पोर्टफोलियो को सेल आउट करने में लगभग 50 से 60 दिन का समय लग सकता है, तो ये पूरी तरह से सही हो ऐसा भी नहीं हो सकता है और पूरी तरह से गलत हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि 50-60 दिन में अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि 50-60 दिनों में वो रिड्यूस ना भी कर पाए, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा समय क्यों ले रही है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि म्यूचुअल फंड एएमसी अगर ये कह रही है कि हमें 50-60 दिन का समय लगेगा, तो आखिर क्यों लग रहा है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आप सभी से कहने जा रहा हूँ या फिर जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, वो सभी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए कुछ बातें हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो तरह के प्लेयर हमेशा तैयार रहते हैं स्टॉक्स को खरीदने के लिए या फिर स्टॉक्स को बेचने के लिए। एक तो होते हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। और दूसरे होते हैं डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, जो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं, इस तरह के लोग। और यही म्यूचुअल फंड हाउस जब बाहर के मार्केट में निवेश करती हैं तो इनको भी एफआईआई नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर के देश में निवेश कर रहे हैं, वहाँ के ये नागरिक नहीं है। तो हमारे देश में जो काम करने वाले लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड है या फिर इंश्योरेंस है, उन्हें हम डीआईएस कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। और जो बाहर से लोग आकर के काम कर रहे हैं, उन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। अब हमेशा दो तरह के लोग स्टॉक मार्केट में खड़े रहते हैं, एक एफआईआईज, एक डीआईएस। ये दोनों बड़े प्लेयर होते हैं। सपोज कीजिए एफआईआईज ने किसी ट्रेडिंग डे के अंदर में 3000 करोड़ रुपए का माल सेल किया। ये टोटली एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं एक्यूरेट आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ सके। सपोज कीजिए एफआईआईज ने 3000 करोड़ रुपए का माल उस दिन सेल किया एक ट्रेडिंग सेशन में, और उसी दिन 2000 करोड़ रुपए का माल उन्होंने खरीद भी लिया। तो अगर नेट नेट में देखा जाए तो इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का माल जो है वो सेल कर दिया। इसी तरह से ये जो डीआईएस हैं, उसी ट्रेडिंग डे के अंदर में या फिर किसी और ट्रेडिंग डे के अंदर में करते क्या है कि 5000 करोड़ रुपए का माल सेल करते हैं, और करते क्या है कि उसी दिन 6000 करोड़ रुपए का माल खरीद भी लेते हैं। तो अगर नेट नेट में देखा जाए तो इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का माल मतलब प्लस में बाई कर लिया। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि 1000 करोड़ रुपए का एफआईआईज ने माल बेचा और 1000 करोड़ रुपए का डीआईएस ने खरीद भी लिया, तो यहाँ पे ट्रेड बराबर हो गया। ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में न तो बहुत ज्यादा तेजी आएगी, न तो बहुत ज्यादा मंदी आएगी। हमेशा की तरह नॉर्मल वे में स्टॉक मार्केट चलती रहेगी। लेकिन अगर एफआईआईज भी खरीदे और डीआईएस भी खरीदे तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है, और अगर एफआईआईज भी बेचे और डीआईएस भी बेचे तो स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे खरीदना और बेचना दोनों लगातार चलते रहता है, और अगर बहुत ज्यादा खरीदने और बेचने में अंतर आता है तो स्टॉक मार्केट गिरता भी है और बढ़ता भी है। और ऐसा नहीं कि एक ट्रेडिंग डे के अंदर में लगभग 20,000 50,000 करोड़ रुपए का बाइंग और सेलिंग हो रहा है तो अचानक से 2 लाख करोड़ रुपए का भी बाइंग और सेलिंग हो जाएगा। तो अगर ज्यादा बल्क में बाइंग या फिर सेलिंग आता है तो ऐसे में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है या फिर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में खरीदने और बेचने का एक तरह से रेंज है, एक औसत है। उसी औसत के हिसाब से स्टॉक मार्केट में स्टॉक की बाइंग होती है और सेलिंग भी होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है और कभी कभी बहुत कम भी हो जाता है, लेकिन एक औसत है लगभग 10 से 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मानकर चल सकते हैं कि रोजाना लगभग इसी के आसपास में होता है। तो ये तो हुआ एफआईआई और डीआईएस की बात कि कैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है। अब ये जो कंसर्न है सेबी की, ये जो स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है, इसका आखिर कारण क्या है? क्या एक रिटेल इन्वेस्टर कारण है? जो सेबी जो स्ट्रेस टेस्ट कर रही है इसके पीछे एक रिटेल इन्वेस्टर कारण है?
तो बहुत हद तक हाँ भी है और बहुत हद तक ना भी है। सीओटी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, हमेशा ये लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए आता है। तो इसे शॉर्ट टर्म्स में तो पैसा चाहिए नहीं, ऐसा तो करेगा नहीं कि भाई अभी मैं निवेश किया और 6 महीने के बाद एमसी को रिडीम्पशन डाल दिया, फिर कह दिया कि हमें अपना पैसा चाहिए। ये तो लंबे समय के लिए रिटेल निवेशक आता है ना। तो दिक्कत किससे है? दिक्कत सेबी को बड़े प्लेयर से है। ये जो बिग प्लेयर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा लगाते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड ही है। अब देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम होता है फंड ऑफ फंड, यानी कि एक म्यूचुअल फंड सिर्फ करती है कि दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देती है। अब सोचिए अगर एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही होगी तो वो कितना पैसा लगा रही होगी। और इसी तरह के कुछ और भी बड़े प्लेयर होते हैं, जो कुछ गिनती के प्लेयर होते हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा पैसा एक म्यूचुअल फंड एएमसी में लगा होता है। तो ऐसे में बहुत कम लोग भी रिडीम्पशन डाल देते हैं, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ऐसे में ये जो म्यूचुअल फंड है उसको रिडीम्पशन करने में या फिर ये जो पैसा देने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए भी सेबी का स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। तो इसका ओनली फॉर कारण रिटेल इन्वेस्टर है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, और इसका ओनली फॉर कारण बिग प्लेयर है या फिर म्यूचुअल फंड है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मुझे जो लगता है बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके मेन कारण बिग प्लेयर या फिर ये जो म्यूचुअल फंड है ना, कह सकते हैं घुमा फिरा कर कि जो म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा लगाते हैं वो इसके कारण है। क्योंकि जो ज्यादा पैसा लगाने वाले कम लोग हैं और गिनती के लोग भी अगर म्यूचुअल फंड में रिडीम्पशन का ऑर्डर डाल देते हैं तो म्यूचुअल फंड एमसी को दिक्कत हो सकती है। और अगर हमारे और आपके जैसे लोग रिडीम्पशन का ऑर्डर लगाएंगे भी तो कितना लगा देंगे भाई? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतना पैसा से क्या म्यूचुअल फंड को होने वाला है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का रिडम्पशन लगा देते हैं तो दिक्कत होगी ना। इतना तो एक एक प्लेयर भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो कंसर्न है ना, ये बिग प्लेयर या म्यूचुअल फंड के लिए हो सकता है। अब देखिए कोई भी बात मैं सीओटी के साथ नहीं कह सकता हूं, ऐसे जो मुझे समझ में आता है वो बातें मैं आप सभी को यहाँ पे कहता हूं। अब चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर बाकी की चीजें समझ लेते हैं, ताकि ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज की वीडियो आप सभी को बता रहा हूँ वो और भी अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ मनी कंट्रोल में लॉगिन कर लिया है। अब मैं जो डेटा आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ उन डेटा को देख करके इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैश में सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि इक्विटी शेयर्स में सेलेक्ट कर लिया है। और आप यहाँ पे FII रुपीज इन करोड़ देख सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा ये दिख रहा है आपको ये सारे करोड़ में है। और यहाँ पे DIS रुपीज इन करोड़ देख सकते हैं, यानी कि ये भी जो डेटा है वो सारे करोड़ में आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई है, बाइंग सेलिंग हुई है, औसत आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 9-10 हज़ार करोड़ रुपए से लेकर के लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा है, FIIs की तरफ से भी और यहाँ पे DIS की तरफ से भी। अब मैं बात करूँ 15 मार्च की, तो आप देख सकते हैं FIIs ने 49,504 करोड़ रुपए का माल परचेज किया था, जो शेयर्स हैं वो परचेज किया था, और उसके अगेंस्ट में 48,655 करोड़ रुपए का माल सेल कर दिया था। तो अगर नेट में देखा जाए तो 848 करोड़ रुपए का इन्होंने माल जो है वो परचेज किया है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं 13 मार्च की, जिस दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी, उस दिन ये जो FIIs हैं उन्होंने 33,223 करोड़ रुपए का जो इक्विटी शेयर्स है उसे परचेज किया था और 37,818 करोड़ रुपए का ये जो इक्विटी शेयर्स है उसे सेल कर दिया था। तो नेट में देखें तो देख सकते हैं 4,595 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट में सेल किया था। और उसके अगेंस्ट में देख सकते हैं उसी दिन DIS ने लगभग 9,093 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर्स खरीद भी लिया था। लेकिन इसके बाद भी स्टॉक मार्केट में हमें बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 4 से 5% के आसपास में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी अनलिमिटेड वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कितना भी माल आकर के बेच सकते हैं, यहाँ पे भी लिमिटेशन है कि भाई रोजाना जो ट्रेड होता है उसके हिसाब से ही आपको जो भी इक्विटी शेयर्स हैं वो बेचने होते हैं या फिर खरीदने होते हैं। अब जैसा कि सेबी ने कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितने दिन में 25% या फिर 50% लिक्विडेट कर सकते हो, तो जो म्यूचुअल फंड एएमसी जो डेटा बता रही है या फिर जो समय बता रही है वो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके बता रही है। वो ये सारी चीज़ें जान रहे हैं कि एक दिन में हम इक्विटी मार्केट में कितने रुपए का जो इक्विटी शेयर्स है उसे हम सेल कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेट में देख सकते हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग हुई है, बाइंग और सेलिंग हुई है, लेकिन नेट में अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने 15 मार्च को कहा कि ये जो FIIs है उन्होंने लगभग 848 करोड़ रुपए का नेट में परचेज किया था। उसी के अगेंस्ट में देख सकते हैं DIS यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, उन्होंने 682 करोड़ रुपए का माल यहाँ पे सेल किया था। और अगले दिन देख सकते हैं 139 करोड़ रुपए के इन्होंने माल परचेज किया, और जिस दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही थी उस दिन 9,093 करोड़ रुपए का माल इन्होंने फिर से परचेज किया। और इसी तरह से देख सकते हैं 12 मार्च को यहाँ पे देख सकते हैं 2,358 करोड़ रुपए का माल इन्होंने परचेज किया।
तो औसत देखें अगर नेट नेट में परचेज या फिर सेल, तो लगभग 2000-3000 करोड़ रुपए के आसपास में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी डेटा को देख करके ये एएमसी बोल रहे हैं कि भाई हमें इतना दिन का समय लग सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रिड्यूस करने की, कोई भी पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड एएमसी मैनेज करती है, उसके पोर्टफोलियो को अगर रिड्यूस करना है तो नेट नेट में सेल करेगा ना वो। तो नेट नेट में सेल कितना किया जा सकता है, ये देख सकते हैं। जितना यहाँ पे नेट नेट में परचेज हो रहा है या फिर नेट नेट में सेल हो रहा है, इतना ही नेट नेट में सेल किया जा सकता है। अब सेबी का कंसर्न ये भी है ना कि आपको स्टॉक मार्केट में बिना इफेक्ट लाए, बिना स्टॉक मार्केट को गिराए हुए आपको अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना है। आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले कितने सारे म्यूचुअल फंड हैं। अगर सभी अचानक से अपना पोर्टफोलियो रिड्यूस करने लगे, तब तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा। तो इसी ट्रेडिंग के दायरे में रह करके, ये जो औसत बाइंग सेलिंग होती है, इसी के दायरे में रह करके आपको अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारी डेटा को देख करके जो बाइंग सेलिंग है या फिर नेट परचेज है या फिर नेट सेल है, इसी को देख करके म्यूचुअल फंड एएमसी कह रही है कि भाई जब हमारे यहाँ इतना औसत ट्रेड होता है तो हमें इतने समय लग सकते हैं। जैसे में किसी म्यूचुअल फंड ने कहा कि मुझे 50-60 दिन का समय लग सकता है, किसी ने कहा कि 20-30 दिन का समय लग सकता है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं डेटा को देख करके ये जो म्यूचुअल फंड एएमसी है ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको ज़्यादा दिन का डेटा नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 5-7 दिन या 10 दिन के आसपास का डेटा है। लेकिन अगर आप लंबे समय का भी डेटा देखें तो कुछ इसी तरह का आपको सिमिलर डेटा देखने को मिलेगा। तो ये वो सारी बातें थी जिनके बिहाफ पर ये जो म्यूचुअल फंड एएमसी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें भाई इतने दिन का समय लगेगा। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते जिन बातों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, जिन बातों से आपको डरना नहीं चाहिए था, घबराना नहीं चाहिए था, उन्हीं बातों को लेकर के आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं या घबरा रहे हैं, या फिर उन्हीं सारी बातों को लेकर के आप चिंता कर रहे हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि सेबी ने रूल्स लाया है। इससे पहले भी सेबी रूल्स ला चुकी है, अभी भी रूल्स लाई है और जरूरत पड़ेगा तो आगे भी रूल्स लाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार आप अपने पोर्टफोलियो में मॉडिफाई करेंगे। अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है तो मिड कैप में जाएंगे, मिड कैप है तो लार्ज कैप में जाएंगे। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि आखिर में आपके हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। देखिए, रूल्स है सेबी का, इंप्लीमेंट करना है म्यूचुअल फंड एएमसी को, तो आपको घबरा करके क्या फायदा। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होते रहेगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की बातों के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो वही गलती करेंगे। आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो मॉडिफाई करेंगे और आखिरी में आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को अनदेखी करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका गोल और टारगेट अचीव हो सके और आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से अच्छा खासा पैसा लेकर के निकल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाएं और गलती से भी कोई गलत डिसीजन ना ले पाएं। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है और म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने दिनचर्या में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो आप चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और आप अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।